Okay, students, I am going to solve the numericals of chapter number 10. यानी कि आपका फर्स्ट चैप्टर बन रहा है 10th क्लास का, तो उसके मैं न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने लगा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल में वो ये बात कहता है कि हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, उसका जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकंड। क्लियर? जब भी आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, आपने साथ साथ जो है ना उसका डाटा कलेक्ट कर जाना है। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना बता रहा है? टाइम पीरियड बता रहा है कि इसका 2 सेकंड्स है। उसके बाद नेक्स्ट वो कह रहा है कि उसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है अर्थ के ऊपर भी, और उसकी लेंथ फाइंड करनी है मून के ऊपर भी। एक्चुअली ये हमें दो क्वेश्चंस पूछ रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बताएं कि उसकी लेंथ मून पे क्या है, और दूसरा पूछ रहा है कि अर्थ पे क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर उसने कुछ हिंट दिया है। अच्छा, ये हिंट अगर ना भी देना तो ये आपको जुबानी चीजें याद होनी चाहिए कि ऑन द सरफेस ऑफ मून जो है वो हम जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं, और मून पर वो वैल्यू 6 गुना कम है। ठीक है, तो चले ये भी इसने बता दिया, तो इसे हम गिवन डेटा में लिख लेते हैं। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन जब मैं मून की बात करता हूँ तो उसके अंदर वो अप्रोक्सीमेट मतलब 6 गुना कम है। ठीक है, इसका मतलब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को मैं डिवाइड कर दूंगा 6 के ऊपर, तो ये जो मेरे पास आंसर आ जाएगा वो 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ये एक्चुअली राउंड ऑफ करके 1.66 आना था, तो वो मैंने राउंड ऑफ करके 1.67 कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि हमने फाइंड क्या करना है। तो हमने यहाँ पे दो चीजें फाइंड करनी है। हमने लेंथ ऑन अर्थ, मैंने ई लिख दिया फॉर अर्थ, और लेंथ ऑन मून मैंने एम लिख दिया है फॉर मून। क्लियर? अब फॉर्मूला की बात करते हैं। तो फॉर्मूला एक्चुअली लगना एक ही है, लेकिन उसको मैं अर्थ के लिए अलग लिखूंगा, मून के लिए अलग लिखूंगा। अर्थ के लिए मैं क्या करूंगा, ई सिंबल यूज करूंगा, और मून के लिए एम सिंबल यूज करूंगा। फॉर्मूला है एक ही, बट उसकी दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स में यहाँ पे यूज करूंगा। ठीक है, तो टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई एल ओवर जी। अर्थ के लिए मैं ई सिंबल यूज कर रहा हूँ। इसी तरह ही टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई एल ओवर जी, और मैं मून के लिए एम सिंबल यूज कर रहा हूँ। क्लियर? इसी तरह मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर एक कॉलम बना लेता हूँ। इस साइड पे मैं लिख लेता हूँ कि मैं अर्थ के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ ऑन अर्थ, और इस साइड पे मैं लिख लेता हूँ कि मैं मून के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ ऑन मून। क्लियर है? तो इसी तरह यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं कि अर्थ के लिए मैं अर्थ का फॉर्मूला पुट कर दूंगा। तो अर्थ के लिए टाइम पीरियड जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी। क्लियर है? इस तरह ही मून के लिए मैं मून का फॉर्मूला पुट कर दूंगा, टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये राइज हो सकता है कि मैंने टाइम पीरियड के साथ जो है वो अर्थ के लिए ई या उसके लिए मतलब मून के लिए एम मैंने क्यों नहीं यूज किया। तो एक्चुअली ये बात याद रखें कि जो चीजें हमारे पास सेम होती है, अब यहाँ पे जो उसने टाइम पीरियड बात की है ना, अर्थ और मून पे वो सेम है, तो इसलिए मुझे इसका सिंबल यूज करने की जरूरत नहीं है। जब डिफरेंट चीजें हमारे पास आती है तो फिर हम उसके लिए सिंबल यूज करते हैं। तो यहाँ पर वो सेम है, तो इसलिए मैं सिंबल यूज नहीं कर रहा। तो एक्चुअली मैंने यहाँ पे लेंथ फाइंड करनी है, तो सबसे पहली बात जो लेंथ है वो स्क्वायर रूट के अंदर है, तो मैं यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लूंगा। तो ये मेरे पास हो जाएगा, दोनों तो स्क्वायर रूट लिया तो टी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल ई ओवर जी ई। ठीक है, 2 पाई का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर हो गया, और इसका स्क्वायर रूट खत्म हो गया। इस तरह यहाँ पर जो 2 जो टी स्क्वायर है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा एल एम ओवर जी एम। क्लियर है? इसी तरह अब यहाँ पर देखेंगे एल ई हमने फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो जो चीजें बाकी यहाँ पे इजाफी है इस साइड पे, उनको मैं उठा के दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इधर डिवाइड हो रहा है, तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये वाली चीज इधर, ये जो 4 पाई स्क्वायर है इधर मल्टीप्लाई, और इधर आके डिवाइड हो जाएगी। तो अगर मैं एल ई की वैल्यू निकालूं तो वो आ जाएगा टी स्क्वायर जी ई डिवाइडेड बाय 4 पाई का स्क्वायर। इसी तरह ये कैलकुलेशन मैं इधर कर लूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा टी स्क्वायर जी ई डिवाइडेड बाय 4 पाई का स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज पुट करके मैं आंसर निकाल लेता हूं। टाइम पीरियड हमें पता है कि हमारे पास कितना है, 2 सेकंड है, तो टाइम की जगह मैं 2 सेकंड लिख दूंगा,
और टाइम पीरियड का मेरे पास स्क्वायर है तो मैं इसका स्क्वायर ले लूंगा। उसके बाद जी ई की वैल्यू मुझे पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। क्लियर? जो मेरे पास आंसर आएगा उसको मैं डिवाइड कर दूंगा 4 पाई स्क्वायर के साथ। अब इसका जो आपके पास आंसर आएगा ना सारे को कैलकुलेट करके वो आएगा 1.019 या 18 के आसपास आएगा। जब मैं उसको राउंड ऑफ करूंगा अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर फाइंड करूंगा तो एल ई जो मेरे पास 1.02 मीटर बन जाएगा। ये आप खुद कैलकुलेटर से करके देख लीजिएगा। इसी तरह ही मैं यहाँ पर जो है वो वैल्यूज फाइंड करता हूँ। यहाँ पर एक्चुअली मैंने ई पुट कर दिया है, यहाँ पर एम आएगा, ठीक है, क्योंकि लेंथ ऑन मून है। तो जब मैं लेंथ ऑन मून यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाना है 2 सेकंड्स का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको मैंने डिवाइड कर देना है 4 पाई स्क्वायर के साथ। और जब मैं इस सारे को कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर आता है वो अप्रोक्सीमेटली जो है वो 0.17 बन जाता है। ऐसे ही एक्चुअली 0.17 एग्जैक्टली नहीं आएगा, 0.168 समथिंग इस तरह आएगा। तो आपने उसको जब राउंड ऑफ करना है तो वो 0.17 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर जो मेरे पास आंसर आएगा वो आ जाएगा एल एम इक्वल्स टू 0.17 मीटर। तो अगर मैं अपने रिजल्ट्स लिखने चाहूँ तो रिजल्ट्स हमने जो हमारे पास आंसर आया तो उसको हम एक्चुअली एक आंसर की फॉर्म में लिखते हैं। जो मैथमेटिकल आंसर आया तो उसको हम सेंटेंस की फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कहूँगा कि सो लेंथ of the pendulum is 1.02 meter on earth while 0.17 meter on moon। तो ये हमारा जो है फाइनल आंसर आ चुका है। इससे नेक्स्ट मूव करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 10.2 पे। तो 10.2 में वो क्या कह रहा है कि हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है जिसकी जो लेंथ वो बता रहा है, वो लेंथ बता रहा है 0.99 मीटर। तो यहाँ पर हम सिंपली लेंथ जो है ना वो उसकी लिख लेंगे गिवन डाटा के अंदर 0.99 मीटर। इस तरह नेक्स्ट वो बात कर रहा है कि एक एस्ट्रोनॉट ने उसकी लेंथ मेजर की थी 0.99। एस्ट्रोनॉट कहते हैं कि ऐसे साइंटिस्ट जो स्पेस में वर्क करते हैं, ठीक है। तो उसने सरफेस ऑफ मून पे उसकी मतलब ये कह रहा है कि उसका टाइम पीरियड बताया पेंडुलम का जो है ना वो टाइम पीरियड वो 4.9 सेकंड्स है, ठीक है। ये उसने बताया हुआ है। वो कह रहा है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ मून बताएं। क्लियर है? तो टाइम पीरियड भी उसने हमें बताया हुआ कितना है 4.9 सेकंड्स। तो उसके बाद नेक्स्ट वो पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ जी जो है वो ऑन द सरफेस ऑफ मून कितनी होगी। क्लियर है? तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वो कह रहा है कि a pendulum of length 0.99 मीटर is taken to the moon by an astronaut। कि मून पर एस्ट्रोनॉट ने टाइम पीरियड जो पेंडुलम है उसकी लेंथ मेजर की है 0.99 मीटर है, ठीक है। तो वो कह रहा है द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज 4.9 सेकंड, जो उसका टाइम पीरियड है वो 4.9 सेकंड है। तो बताएं कि जी की वैल्यू क्या होगी। अब अगेन हमारे पास सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला ही यहाँ पे यूज होगा। तो टाइम पीरियड जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा 2 पाई एल ओवर जी का स्क्वायर रूट। यहाँ पर मैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के लिए m का सिंबल यूज कर लेता हूँ। तो चलिए अब यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो अब अगेन देखेंगे ये जो हमारे पास वैल्यू है जो कि हमने फाइंड करी है वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में है। तो मुझे अगेन दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा कि टी स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो इक्वल आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल ओवर जी एम, ठीक है। इसका स्क्वायर आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। अब मुझे जी एम यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और मून फाइंड करना है। ये इधर डिवाइड हो रहा है तो इसको मैं इधर लाके मल्टीप्लाई करवा दूंगा और फिर यहाँ पे टी स्क्वायर इजाफी आ जाएगा जिसको मैं इधर लाके डिवाइड करवा दूंगा। तो इसी को मैं रीअरेंज कर रहा हूँ इस इक्वेशन को। तो मेरे पास जो जी एम की वैल्यू है वो मेरे पास क्या बनेगी, जी एम की वैल्यू मेरे पास बन जाएगी 4 पाई स्क्वायर एल डिवाइडेड बाय टी का स्क्वायर, ठीक है। सिंपली मैंने क्या किया, ये इधर लाके मल्टीप्लाई करवा दिया और टी स्क्वायर इधर लाके डिवाइड करवा दिया। इसी तरह नेक्स्ट जब मैं बात करूंगा तो जी एम जो है वो उसकी 4 पाई स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। बाकी जो मेरे पास लेंथ है वो गिवन है 0.99 मीटर, उसकी मैं वैल्यू पुट कर दूंगा। और फिर उसके बाद जो टाइम पीरियड है वो भी मेरे पास गिवन है 4.9 सेकंड्स और टाइम पीरियड यहाँ पर स्क्वायर की फॉर्म में है।
क्लियर है? तो इस तरह मैं जो जब इस सारे को सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर है वो अप्रोक्सीमेटली 1.63 के आसपास आएगा, या राउंड ऑफ करके 1.62 समथिंग आ जाएगा, राउंड ऑफ करके 1.63 बन जाएगा। तो एक्चुअली जो न्यूमेरिकल्स आप लोग सॉल्व करते हैं इसके अंदर एग्जैक्टली आंसर जो है ना वो काफी अगर बड़ी वैल्यू में आ रहा हो तो उसको राउंड ऑफ कर लिया जाता है, ठीक है? तो कुछ बच्चे इस तरह परेशान हो जाते हैं कि हमारा आंसर जो है वो मैच नहीं हो रहा, तो आप ये देखा करें कि आपका आंसर उसके आसपास है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 1.01 समथिंग आ रहा था, तो एक्चुअली वो 1.02 अप्रोक्सीमेशन लगा के यानी कि राउंड ऑफ करके हो गया था। तो यहाँ पर भी जब मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा तो ये 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनेगा। ओके, अब मैं इसका रिजल्ट कैसे लिखूंगा? तो मैं लिखूंगा सो द gravitational acceleration on the surface of moon will be 1.63 meter per second square. So gravitational acceleration on the surface of moon will be 1.63 meter per second square. ओके, उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में वो क्या कह रहा है? उसके अंदर कह रहा है कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन अर्थ एंड ऑन मून। अब देखिए यहाँ पे टाइम पीरियड की बात कर रहा है, यानी कि उसने वही वाला जो न्यूमेरिकल है उसको जरा किसी और एंगल से पूछ लिया है। तो इसमें अब उसने टाइम पीरियड की बात की है कि हमने अर्थ पे भी फाइंड करना है, मून पे भी फाइंड करना है। इसको भी मैं पैरेलल में लेके चलूंगा जैसे मैं पहले न्यूमेरिकल को लेके चला था जैसे मैं। तो वो ये बात कह रहा है कि वैल्यू ऑफ जी उसने बता दी कि 1/6 है, ठीक है? और आपको पता है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू जो ऑन अर्थ है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है? तो उसका हमने क्या करना है? टाइम पीरियड फाइंड करना है। वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1/6 ऑफ द वैल्यू ऑफ जी ऑन length 1 meter। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 10.3 में वो ये बात कर रहा है कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम प्लेस ऑन अर्थ एंड मून। अब देखिए यहाँ पे उसने क्या बात की है कि अर्थ पे और मून पे उसे हमने रखा है, यानी कि हमने दो डिफरेंट कैलकुलेशंस यहाँ पे करनी है, अर्थ के लिए अलग और मून के लिए अलग। वैल्यू ऑफ जी की वो बात कर रहा है ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1/6 ऑफ द वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ। तो ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एक्चुअली यहाँ पर ना एक चीज मिसिंग है, वो यहाँ पर आएगा कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर। ये आप यहाँ पे करेक्शन कर लें, या आप लोग बुक पे जाके देखें, यहाँ पर लिखा होगा ऑफ लेंथ 1 मीटर। अब यहाँ पर देखिए मेरी बात सुनिए, यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि जो लेंथ है ना उसको मैं मून पर, ठीक है, जो है वो और अर्थ पर सिंबलाइज नहीं करूंगा, क्योंकि उसने कहा कि अर्थ पर भी उसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर है और मून पर भी कितनी है 1 मीटर है। हाँ, यहाँ पे अब टाइम पीरियड और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये दोनों डिफरेंट होंगे, जाहिर बात है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि टाइम पीरियड और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को सिंबल्स दूंगा। तो एक्चुअली यहाँ पे गिवन डाटा लिखना शुरू करते हैं। तो गिवन डाटा में वो बता रहा है कि उसकी जो लेंथ है वो कितनी है 1 मीटर है इन बोथ केसेस। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है, आपको पता है अर्थ के ऊपर वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। इस तरह नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो मून पर है वो अर्थ की ग्रेविटी से 6 गुना कम होती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से 6 गुना कम होती है। तो वो एक्चुअली एग्जैक्टली वही वाली कैलकुलेशन आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6, और ये मेरे पास बन जानी है 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है। दो चीजें फाइंड करनी है हमने, एक हमने फाइंड करना है अर्थ पर टाइम पीरियड और दूसरा हमने फाइंड करना है मून पर उसका टाइम पीरियड। अब यहाँ पे फॉर्मूला की बात करें तो एग्जैक्टली वही वाला सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला ही लगना है, बट मैं उसको सिंबल्स दे रहा हूँ।
आपने जरा देखते हैं कि मैं उसको कैसे सिंबल्स दूंगा। तो यहाँ पर टाइम पीरियड ऑन अर्थ जब मैं बात करूंगा तो इक्वल हो जाएगा 2 पाई एल। एल के साथ मैं सिंबल नहीं यूज करूंगा क्योंकि जो लेंथ है वो मून में और अर्थ में सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जी ई यूज कर लूंगा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट मैं बात करता हूँ मून पर, तो इक्वल आ जाएगा 2 पाई एल ओवर जी एम, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट, क्लियर है। तो इस तरह मतलब कि यहाँ पर टाइम पीरियड डिफरेंट है तो उसके साथ मैंने सिंबल यूज कर ली है, और जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो डिफरेंट है, उनके साथ मैंने सिंबल यूज कर लिया, क्लियर है। तो यहाँ पर फिर नेक्स्ट सोल्यूशन में आते हैं। तो सॉल्यूशन अगेन मैं क्या करूंगा कि मैं दोबारा से एक कॉलम ड्रॉ कर लेता हूँ, और अर्थ के लिए मैं अलग से कैलकुलेशन करूंगा और मून के लिए मैं अलग से कैलकुलेशन करूंगा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ऑन अर्थ, ठीक है। और जब मैं ऑन अर्थ कहता हूँ तो इसका मतलब आई एम कैलकुलेटिंग अबाउट अर्थ। इसी तरह यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ऑन मून, मून के लिए। तो मून के लिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है, अलग से। तो यहाँ पर अब देखें कि अर्थ के लिए मैं ये वाला फॉर्मूला पुट कर दूंगा, टी ई इक्वल्स टू 2 पाई एल ओवर जी ई का स्क्वायर रूट। अब ये सिंबल आपको पता लग गया ना कैसे देने हैं। जो चीज सेम है उसके साथ सिंबल यूज करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। लेकिन जो चीज डिफरेंट है उसको डिफरेंशिएट करने के लिए, उसको मतलब कि फर्क डालने के लिए हम सिंबल यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, टाइम पीरियड ऑन मून इक्वल्स टू 2 पाई एल ओवर जी एम का स्क्वायर रूट। अच्छा, यहाँ पर हम जब टाइम पीरियड फाइंड करना है तो टाइम पीरियड एग्जैक्टली वहां पर ही जहाँ पे उसको होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि अरेंजमेंट्स नहीं करूंगा, मैं सिंपली वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली टी ई इक्वल्स टू 2 पाई, और जो लेंथ है हमारे पास वो कितनी है, वो 1 मीटर है। और जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। इसी तरह यहाँ पर अगर मैं मून की बात करूँ तो टी एम इक्वल्स टू 2 पाई, जो हमारे पास लेंथ है वो 1 मीटर है, और मैं जब मून पे बात करूंगा तो वो 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। तो जब हम इस सारे की वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो, हमारे पास अर्थ के लिए जो आंसर बनेगा वो 2 सेकंड बनेगा, और जो मून के लिए आंसर बनेगा वो 4.9 सेकंड बनेगा। तो यहाँ पर टी ई इक्वल्स टू 2 सेकंड्स। और इसी तरह यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं, जो मून पर टाइम पीरियड है वो 4.9 सेकंड्स है, क्लियर है। तो अब अगर मैं इसके रिजल्ट्स लिखना चाहूँ तो मैं कैसे कहूँगा कि सो द टाइम पीरियड ऑफ द गिवन पेंडुलम ऑन अर्थ विल बी 2 सेकंड्स एंड ऑन मून 4.9 सेकंड्स, ठीक है। सो द टाइम पीरियड ऑफ गिवन पेंडुलम on earth is 2 seconds and on moon is 4.9 seconds, क्लियर। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम कि 10.4 न्यूमेरिकल। तो 10.4 न्यूमेरिकल की जो कह रहा है कि सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन इन 2 सेकंड्स। अब देखिए उसने एक वाइब्रेशन 2 सेकंड में कंप्लीट की है, तो ये अंडरस्टूड बात है कि ये उसका टाइम पीरियड बता रहा है। तो हम साथ ही इसका टाइम पीरियड लिख लेंगे गिवन डेटा के अंदर। इसका टाइम पीरियड कितना है हमारे पास, 2 सेकंड्स है। उसके बाद नेक्स्ट बात वो कर रहा है कि उसकी लेंथ फाइंड करें अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, उसकी लेंथ फाइंड करनी है। फॉर्मूला हमारे पास अगेन वही होगा, टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई एल ओवर जी का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन सिर्फ एक ही चीज की करनी है, तो यहाँ पर हमें सिंबल्स देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब हम दो डिफरेंट या तीन डिफरेंट कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं तो वहां पर फिर हम सिंबल्स दे देते हैं। तो यहाँ पर अब हमें सिंबल्स देने की जरूरत नहीं है। तो एक्चुअली मैं यहाँ पर फिर दोबारा से यहाँ पर लेंथ फाइंड करनी है, तो मैं दोबारा से तो स्क्वायर लूंगा क्योंकि वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल ओवर जी, क्लियर है। अब लेंथ फाइंड करनी है तो जी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो एल इक्वल्स टू टी स्क्वायर जी डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। सिंपली आप इसमें वैल्यूज पुट करें, ये 2 सेकंड्स का मेरे पास स्क्वायर बन जाना है, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जानी है, और डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं सारे को कैलकुलेट करूंगा तो मेरा राउंड ऑफ करके जो आंसर आएगा 1.02 मीटर आएगा, ठीक है।
अगर आप जरा ध्यान से देखें, ये एग्जैक्टली वही वाला न्यूमेरिकल है जो हम पहले यहाँ पे करके आए हैं, ये वाला, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली वही न्यूमेरिकल है। तो एक्चुअली बस मतलब ये थोड़ी वर्डिंग चेंज है, और बाकी अगर आप कैलकुलेशन देखें ना, कैलकुलेशन की बॉडी देखें, वो एग्जैक्टली वही वाली बन रही है। तो इसका आंसर भी जो है ना वही आना है। तो यहाँ पर मैं क्या कहूँगा कि सो द लेंथ ऑफ द पेंडुलम या गिवन पेंडुलम इज 1.02 मीटर। क्लियर? तो ये बेटा 10.4 न्यूमेरिकल था। तो अब मजीद न्यूमेरिकल करने के लिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट बोर्ड पे। ओके स्टूडेंट्स, तो मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में वो ये बात कह रहा है कि इफ 100 waves passing through a point in a medium in 20 seconds, एक पॉइंट पर 20 सेकंड में 100 वेव्स जो है ना वो पास कर रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी बताएं, उसका टाइम पीरियड बताएं, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि अगर उसकी वेवलेंथ 6 सेंटीमीटर है तो उसकी स्पीड फाइंड करें। तो एक्चुअली गिवन डाटा में क्या है, ये नंबर ऑफ वेव्स बता रहा है। जो नंबर ऑफ वेव्स है वो कितनी है, यहाँ पे 100 पास कर रही है। टाइम कितना बता रहा है हमारे पास, 20 सेकंड्स, ठीक है। और उसके बाद उसकी वेवलेंथ भी बता रहा है। वेवलेंथ उसकी कितनी है, 6 सेंटीमीटर। अच्छा, 6 सेंटीमीटर वेवलेंथ है। अब एक्चुअली जो वेवलेंथ का या लेंथ का हम ऐसे यूनिट लेते हैं वो मीटर लेते हैं। तो यहाँ पर वेवलेंथ को मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा, तो आपको पता है कि अगर सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, उसको 100 से डिवाइड करते हैं। जब मैं इसको 100 से डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.06 मीटर। अब इसके अंदर मैंने फाइंड क्या करना है, मैंने तीन चीजें फाइंड करनी है। मैंने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, मैंने उसका टाइम पीरियड फाइंड करना है, और उसके अलावा मैंने उसकी स्पीड फाइंड करनी है। क्लियर है? अब देखिए, फ्रीक्वेंसी का यहाँ पर कोई ऐसा फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज समझाता हूँ कि ये देखिए 100 वेव पास करें 20 सेकंड्स में। तो इसका मतलब है अगर मैं 100 को 20 पे डिवाइड कर दूं तो मेरे पास एक सेकंड में कितनी वेव्स पास कर रही है वो आ जाएंगी, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पर अगर मैं लिखूं फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम, इसका मतलब कि एक सेकंड में कितनी वेव्स पास कर रही है, मेरे पास वो वाला डेटा आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन ये है कि नंबर ऑफ वेव्स पासिंग पर सेकंड, कि एक सेकंड में कितनी पास कर रही है। उसके बाद टाइम पीरियड जो है उसका मेरे पास फॉर्मूला है कि वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। और तीसरी बात जो वेलोसिटी है, इसका हमने वेव इक्वेशन से फॉर्मूला निकालना है, v इक्वल्स टू f लैम्डा। क्लियर? तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं फ्रीक्वेंसी फाइंड कर रहा हूं। फ्रीक्वेंसी के लिए कितनी वेव्स है, 100 वेव्स गुजर रही हैं 20 सेकंड्स के अंदर। तो ये मेरे पास आ जाना है 5, और सेकंड ऊपर जाके हो जाना है पर सेकंड, ठीक है। तो इसको मैं फ्रीक्वेंसी को 5 हर्ट्ज भी लिख सकता हूं, क्योंकि पर सेकंड जो है वो इक्वल होता है हर्ट्ज के। वैसे भी जो फ्रीक्वेंसी का यूनिट है वो हर्ट्ज होता है। उसके बाद नेक्स्ट में आपसे यहाँ पर वो टाइम पीरियड की बात कर रहा है, तो टाइम पीरियड जो है वो इक्वल होता है 1/f के। तो टाइम पीरियड इक्वल आ जाना 1 डिवाइडेड बाय 5 हर्ट्ज के, ठीक है। तो टाइम पीरियड जो है यहाँ पे आ जाना 0.2 सेकंड्स, ठीक है। हर्ट्ज जो है ये पर सेकंड है, ऊपर जाके ये सेकंड बन जाएगा। वैसे भी टाइम पीरियड का जो एसआई यूनिट है वो सेकंड है। इसी तरह नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो इसकी वेलोसिटी है, तो जो वेलोसिटी है वो इक्वल होती है f लैम्डा, ठीक है। तो वेलोसिटी इक्वल आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 5 हर्ट्ज है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जो मतलब कि वेवलेंथ है उसकी 0.06 मीटर है। क्लियर है? तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 0.3 मीटर पर सेकंड हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर फिर हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि जो हमारे गिवन वेव है, ठीक है, जो भी इसने वेव दी है उसकी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है, टाइम पीरियड 0.2 सेकंड्स है, और जो स्पीड है उसकी वो 0.3 मीटर पर सेकंड है। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन वेव इज 5 हर्ट्ज, period is 0.2 seconds, while speed is 0.3 मीटर पर सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आओ।
तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में वही बात कह रहा है कि एक वुडन बार है जो कि वाइब्रेट कर रहा है वाटर की सरफेस पे और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 12 हर्ट्ज है, ठीक है। उसके बदले में जो बनने वाली वेवलेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है। तो बताइए उसकी स्पीड क्या होगी। तो सबसे पहली बात तो ये जो गिवन डाटा हम वो देखते हैं। तो गिवन डाटा में फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो बता रहा है कितनी है, 12 हर्ट्ज है। और उसके बाद जो वेवलेंथ है वो ये बता रहा है 3 सेंटीमीटर है। अगेन हम इसको क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे और मीटर में कन्वर्ट करेंगे। जो हमारा आंसर आ जाएगा 0.03 मीटर आ जाएगा। अब इसमें फाइंड हमने क्या करनी है, हमने स्पीड फाइंड करनी है। स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है, वेव इक्वेशन के मुताबिक v इक्वल्स टू f लैम्डा। क्लियर है। तो इसी तरह मैं यहाँ पर क्या करूंगा, वैल्यूज पुट कर दूंगा। फ्रीक्वेंसी मेरे पास कितनी है, 12 हर्ट्ज है, ठीक है। और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 0.03 मीटर के साथ तो मेरे पास जो आंसर है वो 0.36 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। क्लियर है। तो ये हमारे पास स्पीड है। तो अगर मैं इसके रिजल्ट्स लिखना चाहूँ तो लिखूंगा कि हेंस, हेंस लिख लो, सो लिख लो, ठीक है। द स्पीड ऑफ गिवन वेव is 0.36 मीटर पर सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, तो मूव करते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे वो कह रहा है कि हमारे पास ट्रांसवर्स वेव है जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 190 हर्ट्ज है, ठीक है। तो हमने साथ साथ जो है वो डाटा लिखी जाना है कि इसकी जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है। वो ओके स्टूडेंट्स, तो मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे वो कह रहा है कि हमारे पास एक ट्रांसवर्स वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी 190 हर्ट्ज है। अब जो डाटा है वो साथ साथ लिखते रहते हैं। उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी है हमारे पास, 190 हर्ट्ज है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि वो एक स्प्रिंग के अलोंग ट्रेवल कर रही है वेव और जिस स्प्रिंग की जो लेंथ है वो 90 मीटर है और वो लेंथ उसने कवर कर ली है 0.5 सेकंड में, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो उसने लेंथ बताई है, उसने डिस्टेंस बताया है ना कि इतना डिस्टेंस उसने टाइम में कवर किया है। तो उसका डिस्टेंस कितना है जी, हमारे पास 90 मीटर है। और उसके बाद नेक्स्ट वो बात कर रहा है कि इसके लिए जो इसको टाइम लगा है वो हमारे पास 0.5 सेकंड है, ठीक है। अब वो पूछ क्या कह रहा है, वो तीन बातें पूछ रहा है। सबसे पहली बात वो पूछ रहा है कि उसका टाइम पीरियड बताएं क्या है वेव का। दूसरी बात ये पूछ रहा है कि उसकी स्पीड बताएं क्या है। और तीसरी बात पूछ रहा है कि उसकी वेवलेंथ बताएं क्या है, ठीक है। अच्छा, तो फॉर्मूला की बात करें तो आपको पता है टाइम पीरियड जो है वो किसके रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का, हमेशा टाइम पीरियड फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पे स्पीड के पास दो फॉर्मूला है, एक का डिस्टेंस ओवर टाइम और एक है एफ लैम्डा। एफ लैम्डा मैं यहाँ पर नहीं यूज कर सकता बिकॉज मेरे पास वेवलेंथ नहीं है। तो मैं एक्चुअली जो डिस्टेंस ओवर टाइम है वो वाला फॉर्मूला यूज करूंगा स्पीड के लिए। स्पीड जो है वो किसकी इक्वल है, डिस्टेंस ओवर टाइम के इक्वल है। उसके बाद नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि जब वेवलेंथ की बात है तो एक्चुअली अब यहाँ से हम स्पीड जो है वो कैलकुलेट कर चुके होंगे। तो v इक्वल्स टू एफ लैम्डा के मुताबिक हम उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि उसके टाइम पीरियड, ठीक है। तो जो टाइम पीरियड है वो एक्चुअली इक्वल होता है 1 ओवर f के और यहाँ पर इक्वल हो जाना है 1 डिवाइडेड बाय 190 हर्ट्ज, ठीक है। तो एक्चुअली इसका टाइम पीरियड यहाँ पे बन रहा है ना, वो बन रहा है 0.0052 समथिंग बन रहा है, ठीक है। आपकी टेक्स्ट बुक में ना उसने इसको राउंड ऑफ किया हुआ है इस 5 को, ठीक है। अब यहाँ पे इसको राउंड ऑफ करके ना उसने यहाँ पर आंसर निकाला हुआ है 0.01 सेकेंड, ठीक है। ये आपकी टेक्स्ट बुक के मुताबिक आंसर है। लेकिन एक्चुअली इस चीज से ना मैं जरा इत्तेफाक नहीं कर रहा क्योंकि उसने इसको यहाँ से राउंड ऑफ किया है। हम राउंड ऑफ ऐसी जगह करते हैं जहां पर जो उसके अंदर आने वाला इम्पैक्ट पड़ता है ना फाइनल रिजल्ट पे वो नेग्लिजिबल हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो इम्पैक्ट है वो नेग्लिजिबल नहीं है। उसकी वजह देखिए, ये जो आंसर है राउंड ऑफ करके आ रहा है ये तकरीबन उसके टाइम पीरियड के डबल बन रहा है, ठीक है। तो ये जो उसने राउंड ऑफ किया हुआ है या जो आंसर निकाला हुआ है ये मेरे हिसाब से जो इसने राउंड ऑफ किया ये यहाँ पे नहीं करना चाहिए था, ये जरूरत नहीं थी यहाँ पे, ठीक है। लेकिन चलिए अब उसने इस तरह किया हुआ है तो इसको मैं इस तरह यहाँ पे ऐसे ही ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। आपकी जो बुक में आंसर है वो इस तरह है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात अब करते हैं कि स्पीड। तो स्पीड इक्वल होती है डिस्टेंस ओवर टाइम के।
तो जो डिस्टेंस है हमारे पास वो कितना है 90 मीटर उसने कवर किया है और उसको टाइम कितना लगा 0.5 सेकंड्स लगा है। तो जो स्पीड है वो हमारे पास आ जानी है 180 मीटर पर सेकंड उसको सॉल्व करने के बाद। इसी तरह नेक्स्ट हम बात करते हैं कि v इक्वल्स टू एफ लैम्डा से मैं उसकी जो वेवलेंथ है वो फाइंड कर लूंगा, ठीक है। तो v इक्वल्स टू एफ लैम्डा और लैम्डा जो है वो इक्वल आ जाना है v ओवर एफ के, और लैम्डा यहाँ पे इक्वल आ जाना है 180 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जानी है वो आपको पता है 190 हर्ट्ज है, ठीक है। तो इसका एक्चुअली जब हम देखते हैं तो हमारे पास जो वेवलेंथ है वो आ जाएगी 0.95 मीटर, इसका जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके रिजल्ट्स, तो हम कह देंगे कि सो द टाइम पीरियड of the given wave is the given wave is 0.01 seconds 0.01 seconds। उसके बाद जो उसकी स्पीड है वो कितनी है 180 मीटर पर सेकंड, एंड ठीक है उसकी जो वेवलेंथ है वो है 0.95 मीटर। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में वही बात कह रहा है कि वाटर वेव्स हैं शैलो डिश के अंदर जिसकी वेवलेंथ वो बता रहा है 6 सेंटीमीटर है। तो वेवलेंथ लिखते हैं, वेवलेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो अगेन मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा, तो जब मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो मैं इसको 100 पे डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.06 मीटर। उसके बाद कह रहा है कि वो ऑसिलेट कर रहा है एट द रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकंड, ठीक है। अब देखिए ऑसिलेशंस यानी कि नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें फ्रीक्वेंसी बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसकी 4.8 जो है वो इसकी क्या है फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 4.8 हर्ट्ज होगी, क्लियर। उसके बाद कह रहा है कि उसकी स्पीड फाइंड करें और उसका टाइम पीरियड फाइंड करें, यानी कि उसकी हमने स्पीड फाइंड करनी है और उसका टाइम पीरियड हमने फाइंड करना है, क्लियर है। तो यहाँ पर जब मैं स्पीड की बात करूंगा तो वेलोसिटी जो है वो देखिए मेरे पास फ्रीक्वेंसी भी है और वेवलेंथ भी है, तो v इक्वल्स टू f लैम्डा के फार्मूला से मैं इसकी वेलोसिटी फाइंड कर सकता हूँ, स्पीड फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम पीरियड की बात करें तो वो रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। यहाँ पर भी मेरे पास स्पेस कम है तो मैं इस तरह इसको कॉलम्स के अंदर कर लेता हूँ सॉल्व। तो v इक्वल्स टू f लैम्डा, ठीक है। तो ये मेरे पास जो आ जाएगा 4.8 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी और लैम्डा मेरे पास है 0.06 मीटर, ठीक है। इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो ये मेरे पास जो आंसर है वो आया था 0.288 मीटर पर सेकंड। अब इसके ऊपर मैं राउंड ऑफ करूंगा इसको, ठीक है। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.29 मीटर पर सेकंड। इसी तरह नेक्स्ट बात करते हैं कि उसके टाइम पीरियड की। तो टाइम पीरियड इक्वल होता है 1 ओवर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड इक्वल आ जा रहा है 1 डिवाइडेड बाय 4.8 हर्ट्ज, और टाइम पीरियड जो है वो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो वो 2.1 सेकंड्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसके रिजल्ट्स लिखना चाहूँ तो मैं इसके रिजल्ट्स लिखूंगा कि सो द स्पीड ऑफ द गिवन wave is 0.29 meter per second and time period is 2.1 seconds, क्लियर है। तो ये बेटा 10.8 तक न्यूमेरिकल से। अब जो मजीद लास्ट न्यूमेरिकल्स रह गए उनको करने के लिए हम शिफ्ट होते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। ओके स्टूडेंट्स, तो मूव करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे 10.9। तो 10.9 के अंदर वो ये बात कह रहा है कि एट द वन एंड ऑफ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस, ठीक है, एक वाइब्रेटर लगा हुआ है, यानी कि वाइब्रेटर से 80 सेंटीमीटर पर उसका एक एंड आ रहा है, यानी कि जो रिपल टैंक की लेंथ है वो हमारे पास कितनी है 80 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक 5 हर्ट्ज का वाइब्रेटर लगा हुआ है। अब देखिए 5 हर्ट्ज का वाइब्रेटर लगा हुआ है, वाइब्रेटर ने क्या करना है कि वेवलेंथ प्रोड्यूस करनी है, और आपको पता है कि किसी भी जो वेव है, ठीक है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो उसके सोर्स पे डिपेंड करती है। तो जो उसके सोर्स की फ्रीक्वेंसी वही उसकी फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे मैं ये बात कह सकता हूँ कि जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 हर्ट्ज है, क्लियर, उस वेव की।
उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 80 सेंटीमीटर यानी कि उसके लिए जो डिस्टेंस कवर करना है वेव ने वो कितना कवर करना है 80 से, क्योंकि जितनी उसकी लेंथ है रिपल टैंक उतना डिस्टेंस कवर करेगा। अब 80 सेंटीमीटर को दोबारा हम क्या करेंगे, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये मेरे पास बन जाएगा 0.8 मीटर जो डिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वो बात कर रहे हैं कि जो उसकी वेवलेंथ है, वेवलेंथ उसकी 40 मिलीमीटर है। अब आपको पता है कि मिली का मतलब होता है 10 रेज़ टू पावर -3, तो ये मेरे पास उसकी वेवलेंथ आ गई, ठीक है। तो वेवलेंथ 40 मिलीमीटर है, 40 टू 10 रेज़ टू पावर -3, वैसे भी इसको 1000 से डिवाइड कर दो तो भी बात ठीक है, मीटर में आ जाएगा, या 10 रेज़ टू पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दिए वो भी ठीक है, और मीटर में आ गया, ठीक है। तो दोनों तरीकों से आप इसको मीटर में ला सकते हैं। अब वो कह रहे हैं कि फाइंड द टाइम द वेव नीड टू क्रॉस द टैंक, कि टाइम कितना लगेगा उसको टैंक को क्रॉस करने के लिए। अब देखिए हमारे पास जो टाइम है उसका फॉर्मूला है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अब हमारे पास डिस्टेंस तो है बट स्पीड नहीं है, तो हमें स्पीड मालूम करनी पड़ेगी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को यूज करते हुए। अब उसने क्वेश्चन में पूछी नहीं हुई, लेकिन जो उसने क्वेश्चन पूछा उसके लिए हमें स्पीड मालूम करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं दोनों फॉर्मूला यूज करूंगा, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, यहाँ से मैं स्पीड मालूम कर लूंगा, और स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम, यहाँ से मैं टाइम मालूम कर लूंगा। तो चलिए करते हैं सॉल्व। v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, ठीक है। तो v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, यहाँ पर मैं स्पीड मालूम करूंगा, फ्रीक्वेंसी जो है वो उसकी कितनी है 40 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -3 मीटर, सॉरी ये इसकी वेवलेंथ है, आगे पीछे पुट हो गया कोई बात नहीं, ये इसकी वेवलेंथ है, और जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 5 हर्ट्ज है, ठीक है। इस तरह जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 0.2 मीटर पर सेकंड। ये मैंने इसकी स्पीड मालूम कर ली। आप स्पीड मालूम कर ली तो मैं टाइम मालूम कर सकता हूं, तो आपको पता है स्पीड किसकी इक्वल है डिस्टेंस ओवर टाइम के, और टाइम किसके इक्वल आ जाना है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ये सिंपल मैंने इस इक्वेशन को रीअरेंज किया, टाइम जो है मल्टीप्लाई हो गया, स्पीड जो है डिवाइड हो गई। तो 0.8 मीटर को जब मैं डिवाइड करूंगा 0.2 मीटर पर सेकंड के साथ, तो जो मेरा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4 सेकंड्स। तो यहाँ पे मैं क्या कहूंगा कि सो द टाइम required by the wave या time need to cross the tank by the wave is 4 सेकंड, ठीक है। या इस तरह लिख लोगे so the wave will take 4 seconds to cross the tank। उसके बाद नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है 10.10, उसके अंदर वो ये बात बता रहा है कि लेंथ ऑफ द रेडियो वेव, यानी कि उसकी वेवलेंथ हमने मालूम करनी है, जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बता रहा है 90 मेगाहर्ट्ज है, ठीक है। 90 मेगा, अब उसने बता भी दिया, आपको वैसे भी पता होगा कि 90 मेगाहर्ट्ज का मतलब होता है 90 × 10⁻⁶ हर्ट्ज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वो कह रहा है कि उसकी जो स्पीड है वो कितनी है 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। फाइंड हमने क्या करना, उसकी वेवलेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। ये उसकी फ्रीक्वेंसी थी, तो यहाँ पर मैं v इक्वल्स टू एफ लैम्डा के फॉर्मूला से मैं उसकी जो वेवलेंथ है वो फाइंड कर सकता हूँ। अब वेवलेंथ जो है वो किसकी इक्वल आ जानी है, वो v ओवर f की इक्वल आ जानी है, ये आ जाना 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय जो फ्रीक्वेंसी है वो मेरे पास आ जानी है 90 × 10⁶ हर्ट्ज। क्लियर है। तो यहाँ पर जब मैं वेवलेंथ की बात करता हूँ तो वेवलेंथ मेरे पास आ जाएगी 3.33 मीटर। अगर हम इसके रिजल्ट्स लिखना चाहें तो रिजल्ट्स हम कैसे लिखेंगे कि सो द वेव ऑफ रेडियो वेव, वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव, सो द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव इज 3.33 meter. Clear? Okay students, that's all about this lecture. Students, if you think that this video is informative for you, so kindly please share this video to all the students, and if you have any question, any query related to this lecture, be frank to ask in comment section. Thank you so much.